नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है खनिज और संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, इस अध्याय का जो एक्सप्लेन है इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके इस अध्याय को मैं बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तब आपको पूरा जो सो यह अध्याय समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप करके नहीं देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट यह है कि अध्याय को जो सो आप एक भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस अध्याय में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न को मैं ज़्यादा जो सो उस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा जो सो आपको बताते हुए आगे इस वीडियो में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो सो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और इसके प्रश्न उत्तर का जो सो यानी कि क्वेश्चन आंसर का इसका जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो सो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है खनिज और शक्ति संसाधन, यानी कि खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में इस अध्याय के माध्यम से हमें जो सो और आपको जानकारी मिलने वाला है। तो आपको जो सो क्या करना है, इस अध्याय को पहले एक बार अपने से पढ़ना है, उसके बाद जो सो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तब आपको और बेहतर रहेगा। पहले कोई भी अध्याय को मतलब कोई भी वीडियो को देखने से पहले एक बार अपने से जो सो उस चैप्टर को रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तब आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, सामान्य शब्दों में वे सभी शब्द जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। कहा जाता है सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए सामान्य भाषा में, तो खनन के द्वारा जितने भी हमें जो प्राप्त होते हैं, जो खनन के द्वारा यानी कि खनन के द्वारा खनिज प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, खनिज कहते हैं। आगे कहा जाता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, इसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, और खनिज खनिज मानव सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर स्तंभ है, और सभ्यता एवं संस्कृति के आर्थिक विकास का प्रारंभिक चरण लेकर वर्तमान तकनीकी युवा तथा मानव के खनिज का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया है। आज का युवा औद्योगिक युग है। आज का युग औद्योगिक युग है, और खनिज संसाधन को आधुनिक औद्योगिक युग की रीढ़ कहा जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि पहले के ज़माना में जो खनन के द्वारा जो कोयला या किसी भी प्रकार का जो खनिज निकाला जाता था, वह जो सो उस समय जो सो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो अभी औद्योगिक युग कहा जाता है, नहीं कि अभी टेक्नोलॉजी का जो सो समय कहा जाता है। और अभी टेक्नोलॉजी के कारण से जो सो एक से एक खनिज जो नहीं निकालने योग्य है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बना के जो सो साइंटिस्ट सब वहाँ से जो सो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। आगे कहा जाता है खनिज समान रूप से सभी जगहों पर वितरित नहीं है। अलग अलग चट्टानों से अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे महासागरों की तली, अंटार्कटिका, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में। कहा जाता है कि खनिज जो सो सभी एक समान रूप से हर जगह नहीं पाए जाते हैं। कहीं कहीं ऐसे स्थान पर पाया जाता है वहाँ से खनिज प्राप्त करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, बहुत ही वहाँ से परेशानी होता है। कहते हैं कि महासागरों के नीचे जो तली में होते हैं वहाँ से खनिज निकालना, अंटार्कटिका के पहाड़ियों में, दुर्गम स्थानों में, ये सब में जो सो क्या होता है, जो खनिज है वहाँ से निकालना बहुत ही क्या होता है, परेशानी या कठिनाई उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे कहा जाता है फिर खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग दशकों में निर्माण होते हैं और अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण का विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। कहा जाता है कि खनिज जो सो भिन्न भिन्न तरीके का पाया जाता है, यानी कि खनिज को अगर हमें पहचानना है तो उसके हमें रंग गुण के आधार पर जो सो हम क्या करते हैं, उसे हम पहचान करते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो खनिज होता है वो सब में अलग अलग, सभी खनिजों में जो सो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग गुण होता है, और वही गुणों के कारण से जो सो खनिज को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या उनके प्रॉपर्टी होते हैं। कहा जाता है खनिज के प्रकार, पृथ्वी पर 2800 से अधिक खनिज का पहचान की गई है, और पृथ्वी पर देखा जाए तो 2800 से अधिक 2800 के अधिक जो सो खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और पहचान किया गया है, और जिसमें से लगभग 100 खनिज की अयस्क समझे जाते हैं। और अयस्क वैसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा होती है। देखिए अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क वैसे
वैसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, अर्थात जिसका उपयोग उद्योग में किया जाता है। और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और धात्विक और अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लोहा और अलोहा। देखिए, कहा जाता है कि खनिज को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। पहला धात्विक है और दूसरा अधात्विक, ठीक है। और जो सो धात्विक और अधात्विक को भी, धात्विक को जो सो दो भागों में बांटा गया और अधात्विक को नहीं बांटा गया। देखिए, धात्विक जो सो हमारा दो भागों में है, एक लोहा है और दूसरा अलोहा है, ठीक है। लोहा और एक अलोहा। अब आगे देखिए, कहा जाता है जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहा जाता है कि जिन धातुओं में खनिज की मात्रा पाई जाती है उसे हम उसे हम क्या कर देते हैं, धात्विक खनिज कह देते हैं, ठीक है। और आगे कहा जाता है धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में पाया जाता है, और जो धात्विक खनिज होते हैं उसमें धातु जो होते हैं वह कच्चे रूप में पाए जाते हैं, कच्चे रूप में होते हैं। और धातु कठोर पदार्थ है जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, सुचालक होता है। धातु क्या होता है, कठोर पदार्थ। धातु आने की जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है हमारे पास कठोर पदार्थ है, और ये सब क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आगे कहा जाता है इससे चमक और लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड और अयस्क इसके उदाहरण हैं, ठीक है। जो क्या धातु का उदाहरण कौन सा है, यही सब है, लोहा है, अयस्क है, बॉक्साइड है, और जिसमें चमक पाया जाता है। धातु का एक मुख्य गुण है, आपने साइंस में अगर पढ़ा होगा, अगर आप साइंस में नहीं पढ़ें तो धातु और अधातु का जो सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है। और अगर आप प्लेलिस्ट हमारा जाके चैनल पर देखते हैं तो आपको प्लेलिस्ट पर जो सो साइंस का जितने भी चैप्टर है आपके क्लास 8 के साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उस वहाँ जो सो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप एक बार हमारा चैनल पर जो सो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपने प्लेलिस्ट देख लिया, तब जो सो आगे कहा जाता है कि धातु में क्या होता है, चमक होता है। तो आप अगर क्लास साइंस के जो आपके क्लास के साइंस जो है उसके चैप्टर देखा जाए, सेकेंड चैप्टर में धातु अधातु के चैप्टर हैं, उसमें आपको जो सो क्या धातु और अधातु के बारे में ही बताया गया। तो धातु में क्या होता है, विशेष प्रकार की चमक होती है। यही यहाँ बताया गया कि धातु के एक मुख्य गुण है कि उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, और धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे कहा जाता है जिन धात्विक खनिजों से लोहा अंश की प्रधान होती है उसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं। और आगे कहा जाता है कि ऐसे खनिज जिसमें, या तो ऐसे धात्विक जिसमें लोहा का कण होता है उसे जो सो लोह धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें नहीं होता उसे अलोह धात्विक। और जैसे कि अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, और अलोह धातु में लोह की तत्व नहीं होती है। और जो अलोह धातु होता है यानी कि जिसमें लोहे की कण नहीं पाई जाती है उसे हम लोग जो सो क्या कर देते हैं कि उसमें लोहे की कण नहीं पाई जाती है। जैसे कि हमारा उदाहरण में है सोना, चांदी और शीशा, ये सब में लोहे की कण नहीं पाई जाती, ये पूरा शुद्ध रूप से एक ही पदार्थ होता है। आगे कहा जाता है जिन खनिजों में धातु नहीं पाई जाती है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। और वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि चूना, पत्थर, अभ्रक, ये सब भी खनिज है, जिप्सम, ये सब हमारे खनिज है, लेकिन ये सब में हमें धातु का गुण या धातु नहीं पाया जाता है, तो हमारा ये सब अधात्विक खनिज कहलाते हैं। आगे कहा जाता है कि खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल भी अधात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें धातु के गुण नहीं होते या इसमें धातु नहीं पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग अधात्विक खनिज कह देते हैं। क्योंकि खनिज जिसे हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी जो सो हमें क्या हो रहा है, खनन के द्वारा प्राप्त हो रहा है, इसी कारण से हम लोग खनिज बोलते हैं। तो कोयला, पेट्रोल, ये सब भी तो खनिज है। फिर आगे कहा जाता है लेकिन इसके जलने में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अतः इसे ऊर्जा खनिज भी कह देते हैं। लेकिन कोयला से क्या होता है, जब हमें उसे जला जाता है तो उसे हमें ऊर्जा मिलता है, इसी कारण से हम लोग जो सो उसे ऊर्जा खनिज भी कह देते हैं। और आगे कहा जाता है पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों के खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। और खनन किसे कहते हैं, ये आप जो सो मैं हेडलाइन यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ। देखिए कि कहा जाता है यहाँ से पृथ्वी की सतह के अंदर दबे सेलों या चट्टानों की जो सो बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। और खनिजों को खनन परिवहन एवं आखनन विधि द्वारा निकाला जा सकता है। और खनिज जो कम गहराई में स्थित होता है वे पृथ्वी के ऊपरी सतह को हटाकर
निकाले जाते हैं और विस्तारित खनन या खुला खनन कहा जाता है। देखिए खनन जो है सो दो प्रकार का होता है, एक ओपन कास्ट में होता है और एक अंडरग्राउंड में होता है। जैसे कि कोयले का खदान आपने देखा होगा तो एक अंडरग्राउंड से कोयला निकाला जाता है जो कि सुरंग नुमा बनाकर उससे कोयला निकाला जाता है, और दूसरा हमारा ओपन में जो बड़े बड़े खदान होते हैं उसे हम ओपन से ही कोयला निकाल लिया जाता है। तो उसे खनन को जो सो दो प्रकार से किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कहा जाता है अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपित तथा पहुंचने के लिए गहन वेदना विधि अपनाई जाती है और इसे कूप खनन कहते हैं। यानी कि जो अधिक गहराई के अंदर से खनन को करके निकाला जाता है खनिज को, जैसे कि अंडरग्राउंड से कोयला जो निकाला जाता है उसे हिंदी में कूप खनन कर देते हैं, सॉरी कूप की खनन कर देते हैं, ठीक है। और आगे कहा जाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल से बहुत नीचे से निकाली जाती है, और ये सब हमारा जो सो क्या है, जो सो कुप्टी खनन है, कूप की खनन है। और आगे कहा जाता है इसे निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे परिधान कहते हैं, और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे हम आग खनन विधि कहते हैं। और सतह जैसे कि ओपन में जो ओपन कास्ट जो होता है, ओपन कास्ट माइनिंग होता है, वहाँ से अगर कोयले को निकाला जाता है या किसी भी मटेरियल को या किसी भी खनिज को निकाला जाता है तो उसे हम लोग जो सो आग खनन कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है, इस प्रकार से कहा जाता है। आगे कहा जाता है खनिजों का निष्कर्षण। खनिज का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है, देखिए पहला हमारा आता है खनिज का निष्कर्षण होता है, खनिज आता है, दूसरा हमारा परिधान और तीसरा आग खनन। और खनिज को दो भागों में बांटा गया, एक विद्युत खनन और दूसरा कुप्की खनन, ठीक है, एक विस्तृत खनन और दूसरा कुप्तित खनन। अब आगे कहा जाता है एक जानने योग्य बात, कहा जाता है जानने योग्य बात, एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन जिसका निश्चित संगठन होता है या चट्टान या सेल कहलाता है। वैसे सेल जिसे खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाता है, और वैसे खनन जिससे चट्टानों का निष्कर्षण करके किया जाता है तो उसे हम लोग अयस्क कह देते हैं, ठीक है, और कहते हैं। अब आगे देखते हैं, कहा जाता है विश्व में खनिजों का वितरण, कि विश्व में खनिज का वितरण कहता है खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाई जाती है, और धात्विक खनिज प्रमुखता अनियमित तथा अकर्तक और सेल समूह में पाया जाता है, जबकि अवसादिक सेल समूह में अधात्विक खनिज एवं ईंधन खनिज की प्रावधान पाई जाती है। और विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि प्रदेश विश्व विशेष की सेल और संरचना से अंतर होती है, और विश्व के उन सभी प्रदेशों में जहाँ प्राचीन अनियोक्ता और कहता सेल पाई जाती है, जैसे कि लोहा, तांबा, मैग्नीज, ये सब जो सो कहने का अर्थ ये बनता है कि विश्व में हर जगह जो सो अलग अलग तरह से खनन किया जाता है, और अलग अलग वहाँ जो सो मटेरियल भी यानी कि अलग अलग खनिज पदार्थ भी निकलते हैं। इसी कारण से अलग अलग जो सो वहाँ खनन करके अलग अलग विधि के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जाता है, देखिए समझिएगा। कहा जाता है विश्व लोहा और बॉक्साइट का वितरण कि विश्व में जो है सो ये पूरा विश्व का आपको नक्शा दिखाया जा रहा है, और विश्व में कहाँ लोहा और बॉक्साइट का जो कहाँ पाया जाता है उन लोकेशन को दर्शाया गया। अब समझिएगा, देखिए लोहा को इस लोकेशन से है, फिर तांबा को इससे और बॉक्साइट को इससे, तो आप देख के समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ लोहा है, कहाँ कहाँ तांबा है, और तक कहाँ क्या है पूरा विश्व में। और कुछ जो सो लोकेशन को आप याद रख लीजिएगा, देखिए इंडिया में भी और कुछ विश्व में भी आप याद रख लीजिएगा, कहीं कि आपको पूछ लिया जाएगा कि विश्व में कहाँ लोहा और तांबा और बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कहा जाता है एशिया, कहा जाता है एशिया में भारत एवं चीन, देखिए एशिया में भारत एवं चीन लोहा, अयस्क तथा कोयला का प्रमुख उत्पाद देश है। पूरा एशिया में देखा जाए, हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो एशिया में अगर भारत और चीन को देखा जाए तो लोहा का मुख्य उत्पादक देश माना जाता है। और आगे कहा जाता है चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, और चीन जो है सो पूरा वर्ल्ड का और पूरा विश्व का जो है सो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक देश है। और आगे कहा जाता है मध्य पूर्व देश जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत आदि देशों में खनिज तेल प्रचुर भंडार में पाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त मैग्नीक अवरक, तांबा, यूरेनियम, टीना आदि जो है सो प्रचुर मात्रा में ये सब पाया जाता है। कहाँ? उत्तर मध्य पूर्वी देशों में, मध्य पूर्वी देश जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, इन जगहों पर जो सो बहुत ज़्यादा जो सो खनिज तेल पाया जाता है।
ठीक है। और ये हमारा एशिया के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा यूरोप। ये हमारा एशिया अंटार्कटिका पहला हमारा महाद्वीप है जिसमें भारत और चीन और अन्य देश आते हैं। और अगला हमारा यूरोप। कहा जाता है यूरोप में यूनाइटेड किंगडम या आइवेशियम और प्रायद्वीप में लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तथा खनिज पेटी का विस्तार है। और आइबेरियल प्रायद्वीप और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्पेन एवं पुर्तगाल में विस्तारित है। और इन क्षेत्रों में लोहा, कोयला, लवण, पोटास आदि का भंडार पाया जाता है। और जर्मनी में रुई घाटी कोयला तथा रूस में उराल पर्वत लोया अयस्क भंडार एवं उत्पादन का प्रसिद्ध है। यानी कि आपको यूरोप में जो सब लोकेशन दिखाया जा रहा है, यहाँ जो सो बहुत मात्रा में जो सो खनिज लोहा ये सब पाया जाता है। अब अगला हमारा है उत्तरी अमेरिका। कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती कनाडा से लेकर मेक्सिको तक का विस्तारित खनिज पेटी का विस्तार पाया जाता है। और संयुक्त अमेरिका अपरेंट पर्वत और कोयला भंडार का उत्पादन से प्रसिद्ध है। और इस तरह महान झील प्रदेश में स्थित सुपीरियर झील और अयस्क के लिए प्रचुर है। और मेक्सिको चांदी तथा कनाडा में यूरेनियम मिलता है। मेक्सिको में चांदी और यूरेनियम में और कनाडा में यूरेनियम मिलता है। और इस प्रकार से अगला हमारा दक्षिणी अफ्रीका है। ब्राज़ील के प्राचीन यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीप में क्या क्या मिलता है, कहाँ कौन से अयस्क पाए जाते हैं, कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है, ये बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है ब्राज़ील में प्राचीनता पठार एवं एरियल पर्वत में जो सो प्रमुख रूप से खनिज क्षेत्र है। और यहाँ लोहा, अयस्क, मैग्नीज, अवरत, खनिज तेल, चांदी, पोटास आदि जो सो यहाँ क्या पाए जाते हैं, कहाँ, दक्षिणी अमेरिका में। अब अगला हमारा है अफ्रीका। देखिए कहा जाता है अफ्रीका में खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से अफ्रीका धनी महाद्वीप है। और अगर अफ्रीका को अगर देखा जाए कि खनिज संसाधन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही वह धनी देश है। कहा जाता है अफ्रीका हीरा, सोना एवं प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। कौन? अफ्रीका। जो अगर देखा जाए अफ्रीका जो महाद्वीप है वह सबसे अधिक जो सो क्या पाया जाता है, जो हमारे सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं, जो सबसे मतलब वो मूल्यवान धातु हैं वो वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हीरा, सोना और जो सो चांदी और क्या प्लेटिनम। ये सब विश्व में बहुत महंगे मात्रा में बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। इसी कारण से ये सब जो है सो वहाँ पाए जाते हैं। तो वहाँ का इकोनॉमी जो है सो अपने आप जो सो बेहतर हो जाता है। वहाँ क्या ये जो सो हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। अब अगला हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टीन और फिर यूरेनियम एवं निकेल का बड़ा उत्पादक देश है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। और यह विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालकुंडी में और कुलग्राडी क्षेत्र सोने के उत्पादक के लिए जाना जाता है। यानी कि देखा जाए तो सभी मतलब जितने भी महाद्वीप हैं हमारे, सभी महाद्वीप में कुछ ना कुछ जो सो खनिज लवण पाए जाते हैं। और एक महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं। और भारत जो सो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, ठीक है। अब अगला हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और यह ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत से कोयले एवं पूर्व अंटार्कटिका के फ्रेंच चांसलर पर्वत से निकट लोहे के निक्षेपण का पूरा अनुमान लगाया गया है। और यहाँ लोहा, अयस्क, सोना, चांदी और खनिज तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ? अंटार्कटिका में, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि मतलब विश्व में पूरा कहाँ कहाँ कौन से खनिज अधिक पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में आपने देख लिया कि कौन से महाद्वीप में ज़्यादा जो सो खनिज लवण पाया जाता है। अब अगला हमारा आता है झारखंड के खनिज विवरण, ठीक है। समझिए कहा जाता है झारखंड में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें से धात्विक और अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज शामिल हैं। कहा जाता है झारखंड में जो सो बहुत सारे जो सो खनिज लवण पाए जाते हैं, लेकिन इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक, ठीक है। जैसे लोहा, झारखंड में लोहा, अयस्क, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए झारखंड में लोहा कहाँ पाया जाता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। कहा जाता है पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। और गोवा और नवा मुंडी, जगमा और किरीबुरू प्रमुख खनन केंद्र है। ये सब जो सो हमारे झारखंड के जो सो प्रमुख लोहे का क्या है,
मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब यहाँ जो सो लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है इन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, झारखंड के। फिर आगे कहा जाता है यहाँ से प्राप्त लोहा अयस्क का उपयोग जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर में इस्पात कारखानों में किया जाता है। और यहाँ से जो लोहा उत्पादन होया मतलब वहाँ से जो खनन के द्वारा प्राप्त करके जो सो जमशेदपुर, बोकारो और दुर्गापुर में जो सो इन्हें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। आगे फिर इनसे जो लोहे से बनाए जाते जो वस्तु वो बनाए जाते हैं। अब अगला है बॉक्साइट। झारखंड में गुमला और लोहरदगा। झारखंड में जो सो गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट उत्पादन में उभरी जिला है। और यहाँ प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग भूरी एल्युमिनियम कारखानों में किया जाता है। आगे कहा जाता है अबरक। झारखंड में अबरक मुख्य उत्पाद से कोडरमा है, गिरिडीह, हजारीबाग जिले में होता है। और यह उच्च किस्म की रूबी अबरक का उत्पादन होता है। और अगर अबरक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सो झारखंड में कोडरमा और हजारीबाग के कुछ क्षेत्र आते हैं और गिरिडीह जिले में अबरक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे कहा जाता है तांबा। झारखंड में तांबा का खनन मुख्य रूप से मूसा बनी और सरायकेले और राखा घाटशिला एवं बहरागोड़ा में जो सो पाया जाता है क्या, तांबा, ठीक है। और मैग्नीज। झारखंड में मैग्नीज का खनन मुख्य रूप से गुवा और बड़ा जगमा में और नवा मुंडा में होता है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं कि कौन सा अयस्क किन राज्य मतलब झारखंड में कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये आप देखिए झारखंड कहा जाता है झारखंड में महत्वपूर्ण खनिज का विवरण। आप देख सकते हैं कि ये झारखंड का जो सो कुछ हमें नक्शा दिखाया गया और यहाँ कौन से जो सो अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और कहाँ कौन पाए जाते हैं, ये आप जो सो देख के अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जाता है सोना। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के रेत में जो सो अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है। और चूना पत्थर। झारखंड में चूना पत्थर का उत्पादन पलामू एवं रामगढ़ जिले में होता है। और इसका उपयोग सीमेंट तथा लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। और अगर झारखंड में सोना देखा जाए तो बहुत थोड़ी मात्रा में जो है सो स्वर्णरेखा नदी के जो मतलब होते हैं बालू के कण, उसमें थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब अगला हमारा है, कहा जाता है खनिजों का उपयोग। खनिज का उपयोग कई उद्योग में होता है। वर्तमान समय में खनिज के बरोगे मानव समाज में उत्थान के बात जो सो अति आयोजित है। और बड़े बड़े उद्योगों से लेकर घर में प्रयोग होने वाले चाकू नमक भी खनिज निर्माण है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो खनिज लवण है वो बड़े बड़े जगहों पर और छोटे छोटे जगहों पर इसका उपयोग है। कहा जाए तो हमारे घरों में भी जो सो खनिज जो सो क्या है, बिना खनिज का हम नहीं रह सकते हैं। कहने का अर्थ यही बनता है स्थिति, यानी कि खनिज लवण का जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे कहा जाता है तांबा। देखिए कहा जाता है तांबा ऐसा धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने में किया जाता है, तांबा का, ठीक है। और एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्रयोग किया जाता है और जिसका उपयोग बर्तन बनाने से भवन निर्माण और ऑटोमोबाइल एवं हवाई जहाज बनाने तक का प्रयोग इसमें उपयोग किया जाता है। और यह आभूषण बनाने के लिए भी जो सो थोड़ा मोड़ा एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। और ये कंप्यूटर में भी जो सो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। यानी कि जितने भी खनिज लवण हैं अगर उसका उपयोग देखा जाए तो बहुत जो सो इम्पोर्टेंट जगह पर होता है, ठीक है। आगे कहा जाता है खनिज जो का संरक्षण, यानी कि खनिज जो हमारे पास है उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, रख रखाव अच्छे तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं। कहा जाता है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं और मानवीय उपयोग की तुलना में खनिज का निर्माण दर बहुत धीमा है। और खनन प्रतिक्रिया में बर्बादी को घटना अवश्य है। और धातु को पुनः प्रयोग एवं अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन से संरक्षित रहे। कहा जाता है कि जो हमारा खनिज जो है लोहा है और जैसे कि और एल्युमिनियम है, तांबा, इनका जो सो हम अच्छी तरह से संरक्षण हमें करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, समय आने पर यह धीरे धीरे जो सो खत्म हो जाएगा और हमारे आने वाले पीढ़ी जो सो इसे जान भी नहीं पाएंगे। इसी कारण से इन सब खनिजों का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे कहा जाता है शक्ति संसाधन। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी कार्य को
करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा विश्व की कुंजी है। और ऊर्जा क्या है? विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिसके पास अगर अभी बहुत ज़्यादा ऊर्जा है तो वही क्या है? देश का सबसे अच्छा जो सो इकोनॉमी देश है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हम अगर सऊदी अरब को देखा जाए तो सऊदी अरब जो सो उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। उसके पास अगर अधिकतर अभी देखा जाए तो पूरा मरुस्थल भूमि था, लेकिन वहाँ क्या होता है? तेल निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तेल क्या, हमारे पास ऊर्जा ही है ना, तो ऊर्जा निकलता है और उसी ऊर्जा को बेचकर जो सो पैसा मुनाफा कमाता है और इससे अपने देश को जो सो अच्छे से विकसित कर पाया है। ठीक है, तो ऊर्जा अभी के समय में अगर किसी भी देश को देखा जाए तो उसे बहुत जो है सो क्या करता है? शक्तिशाली बना देता है। आगे कहा जाता है मानव सदियों से विभिन्न विभिन्न क्रियाकलाप हेतु ऊर्जा को जैव एवं अजैव रूपों में प्रयोग कर रहा है। और मानव ने प्रारंभिक चरणों में अपने 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 जो सो मसाल शक्ति का प्रयोग किया है। फिर पशु को परिवहन में लाया है। लेकिन शक्ति के साधन का वास्तविक विकास 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ और कोयला का उपयोग का वाष्प शक्ति का विकास हुआ। और समय बीतने पर ऊर्जा के नए नए स्रोत विकसित हो गए और कोयले के साथ साथ पेट्रोल का भी उपयोग होने लगा। और आज हमें उद्योग, परिवहन, कृषि, संचार और प्रतिरक्षक के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा संसाधनों को उपयोग एवं अवस्था में आधार पर परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन में बांटा जाता है। कहने का अर्थ बनता है कि पहले के ज़माने में जो सो मनुष्य जैसे कोयला है और पेट्रोल था, ये सब को उपयोग नहीं कर पाता था क्योंकि उनके पास ऐसा जो सो टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन अभी के समय में इनके बिना जो सो काम ही नहीं चलता। एक तरह से सोच सकते हैं, अगर पता चला कि कोयला ख़त्म हो जाता है तो हमारे बहुत ऐसे जो चलने वाले उससे मतलब क्या बोल सकते हैं उपकरण है वो बंद हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके जगह पर फिर से कुछ और किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो बंद हो जाएंगे अगर वो कोयले से चलने वाला उपकरण है तो। ठीक है, तो कोयले और अन्य प्रकार के जो खनिज लवण हैं वो अभी के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगला कहा जाता है परंपरागत स्रोत। लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोतों को परंपरागत स्रोत कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक ईंधन लकड़ी जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ग्रामीण भारत में 50% से अधिक ऊर्जा का प्राप्ति लकड़ी जलावन से होती है और इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में होता है। और झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल की अधिकता के कारण आज भी लकड़ी का उपयोग घरेलू क्षेत्रों में होता है। सही बात है, अभी भी अगर झारखंड को देखा जाए तो झारखंड में बहुत ऐसे जगह हैं और अभी भी हमारे घरों में भी जो है लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो अभी भी आपके घरों में उपयोग किया जाता होगा क्योंकि झारखंड में जो सो पेड़ पौधा बहुत अधिक है और इसके कारण से हमें लकड़ी जो सो मतलब मिल जाता है। एक तरह से यही बोल सकते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं मिल पाएगा तो कैसे कर पाएंगे, लेकिन हमें या जो सो मिल जाता है जिसके कारण से हम इसका उपयोग कर पाते हैं। अब आगे कहा जाता है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। और ये जो हमारे कोयला हो गए और पेट्रोल हो गए ये गैर परंपरागत ऊर्जा है। और गैर परंपरागत ऊर्जा का अर्थ क्या होता है कि ये जो सो क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो लकड़ी है वो खत्म होने वाला नहीं है, सूर्य का प्रकाश खत्म होने वाला नहीं है। ये परंपरागत यानी कि जो परंपरा से चलते हुए आ रहा है वो परंपरागत हो गया। और गैर परंपरागत जो ऊर्जा खत्म हो सकता है वह गैर परंपरागत है, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब एक समय के बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आगे कहा जाता है पौधे और जानवर के अवशेष जो लाखों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबे हैं, ताप एवं दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो गए हैं और इन खनिजों का भंडार सीमित है। और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है उस दर से निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले खनिज हैं। कौन? गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, ये बहुत जल्द ही जो समाप्त होने वाला क्या है? खनिज है। अब आगे फिर से कहा जाता है कि विश्व में कोयला एवं खनिज तेल का जो सो विवरण। अब जो सो विश्व में कहाँ कोयला और खनिज तेल पाया जाता है, ये जो आप विश्व के ये मानचित्र दिया हुआ है इस मानचित्र को देख के आप समझ सकते हैं। तो आप इसे देख के एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जाता है कोयला। देखिए कोयला का उद्योग की जननी कहाँ से आई? कोयला का उपयोग जो सो कहाँ से स्टार्ट हुआ समझिएगा। कहा जाता है 5 दशक पूर्व विश्व के कुल कुछ उद्योग ऊर्जा का 90% कोयले का ही प्राप्ति होती है। और वर्तमान समय में भी 40% औद्योगिक शक्ति कोयले के प्रति ही प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो कोयले का उपयोग
मतलब हमें ऊर्जा के लिए जो है सो 40% अभी भी उपयोग किया जाता है, और पहले के ज़माने में 90% किया जाता था, लेकिन अभी जो है सो टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण से 40% अभी उपयोग किया जाता है। आगे कहा जाता है कोयले अवसादिक चट्टानों में पाए जाने वाला ठोस ठोस आकार विहीन भूरे रंग का पदार्थ है, जिसकी जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व और वन क्षेत्र के दबने एवं कार्बनिककरण प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। और अगर कोयला को देखा जाए तो कोयला कितने 4 प्रकार के होते हैं। एक एंथ्रासाइड होता है, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिनानाइट और तीसरा और चौथा जो सो पीट है। लेकिन एंथ्रासाइड जो सो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। एंथ्रासाइड सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। और विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी। भारत में कुल कोयला का 98% गोदावान कोयला में पाया जाता है। और कोयला उत्पादन क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, रानीगंज तथा झारखंड में झरिया और धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा जिले से, और तमिलनाडु के न्यूवेलिक और लिग्नाइट और किस्म का कोयला पाया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि भारत में भी जो सो अनेक स्थानों पर कोयला पाया जाता है। और अगर सबसे अच्छा कोयला देखा जाए तो एंथ्रासाइड कोयला होता है। और कोयले का 4 टाइप होता है, आपको ध्यान में रखना है। और झारखंड में सबसे अच्छा कोयला कहाँ पाया और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड के धनबाद जिले में, जो कि झरिया में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है पेट्रोल। अब पेट्रोल के बारे में थोड़ा समझिए। कहा जाता है पेट्रोल ऊर्जा के समाप्त स्रोत से सबसे सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कोयला की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देने वाला और हल्का पदार्थ है। जो हमारा पेट्रोल है वो कोयला से भी जो सो अधिक ऊर्जा देता है जलने के बाद। और आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पेट्रोल के बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। और अभी के समय में अगर देखा जाए तो जितने भी राष्ट्र हैं, देश है, वो कोयला का बिना जो सो अपने देश को पेट्रोल के बिना ना चलाना जो सो थोड़ा सा क्या बहुत ही उसमें कठिनाई आ सकता है। जैसे कि पेट्रोल से ही हमारे गाड़ी और बहुत ऐसे वस्तुएं जो पेट्रोल से ही चलती हैं, उपकरण है। फिर आगे कहा जाता है पेट्रोल अवसादिक सेलों के छिद्रों से प्राप्त होता है। और यह सेलों की परत मध्य पाया जाता है और इसका वेदना अवतल और समुद्री क्षेत्र एवं स्थलियों में पाया जाता है। आगे कहा जाता है फिर पेट्रोल और इससे बने उत्पादन को काला सोना भी कहा जाता है। और पेट्रोल और कुछ उसके उत्पादक से जो कुछ बनते हैं उसे हम लोग जो सो क्या कह देते हैं? काला सोना भी कहते हैं। इस प्रकार से अब आगे कहा जाता है कि पेट्रोल के मुख्य उत्पादक देश सऊदी अरब, जो पेट्रोल के मुख्य उत्पादक देश है, याद रखिएगा नाम। पहला हमारा आता है सऊदी अरब, दूसरा ईरान, इराक, कुवैत, कतार, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, नाइजीरिया, और फिर आगे जो इंडोनेशिया। यानी कि इस प्रकार से बहुत ऐसे देश हैं जो हमारे पेट्रोल को क्या करते हैं, यानी कि जो पेट्रोल उत्पादक देश हैं। ठीक है, और उन्हीं देशों से जो सो इंडिया क्या करता है खरीदता है और हमारे आपूर्ति को पूरा करता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे हमारा प्राकृतिक गैस समझिएगा। कहा जाता है प्राकृतिक गैस पेट्रोल के साथ मिलता है, और यह प्राकृतिक गैस जो होता है वो जो सो पेट्रोल के साथ ही मिक्स रहता है। और आगे कहा जाता है यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण होता है। और कोयला एवं पेट्रोल की अपेक्षा इतना उत्पादन आसान और कम खर्चीला है। और यह पूर्णतः ज्वलनशील एवं कालित रहित होती है। और इसका प्रयोग वाणिज्य एवं घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, यूके और नीदरलैंड और उज्बेकिस्तान और प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। कौन कौन? यहाँ जो आप देख सकते हैं, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान, ये सब जो सो, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सब क्या है? प्राकृतिक गैस के जो सो मुख्य उत्पादक के देश हैं। और ये सभी जो सो प्राकृतिक गैस भी हमारे लिए बहुत ही क्या है? बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये भी हमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में देती है। अब अगला है हमारा, कहा जाता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। कि ऊर्जा का जो सो परंपरागत स्रोत क्या है समझिएगा। देखिए कहा जाता है कोयला, लाभ क्या है और हानि क्या है समझिएगा। कहा जाता है कोयला आसानी से उपलब्ध है विद्युत उत्पादन के लिए, और हानि वायु प्रदूषण और परिवहन में कठिनाई है कोयला। ठीक है, अब आगे है हमारा
खनिज तेल का जो सो आप लाभ हानि देख लीजिएगा। लेकिन एक बात यहाँ बताने योग्य है, आपको क्या कहा जाता है कि जानने योग्य बात है, विश्व में प्रथम तेल कुआं जो सो 1859 में जो सो खोदा गया था और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह खोदा गया था, पेट्रोल का कुआं तेल का, ठीक है, विश्व में। अब अगला है, कहा जाता है, ये भी जानने योग्य बात है कि भारत में प्रथम तेल का कुआं जो सो 1890 में असम में जो सो डींगा वोई में जो सो खोदा गया था, ठीक है, असम में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोयला का उपयोग और पेट्रोल का उपयोग जो सो करने से क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो सो, बहुत बेहतरीन, ये सब हमारा क्या ऊर्जा है। अब आगे कहा जाता है तिलैया डैम हमारा जो है ये, और क्या ये पानी बिजली का उत्पादन जो सो हमें डैम से होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आगे समझिएगा, कहा जाता है भारत में राजस्थान के जिवलाइस एवं बाड़मेरा आंध्र प्रदेश में कृष्ण गोदावरी और बेसिन गुजरात में क्षमता की खाड़ी और त्रिपुरा और मुंबई के अपतकालीन क्षेत्रों में जो सो अपतटीय क्षेत्रों में जो सो प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, और भारत में इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू ईंधन और विद्युत उत्पादन में किया जाता है, किसका, प्राकृतिक गैस का। आगे फिर कहा जाता है वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधन का उपयोग तीव्र वृद्धि दर से इसे समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है, और इस ईंधन के जलने से विषैले प्रदूषण भी जो सो चिंता के विषय है, और यह जरूरी कि हमारा ध्यान ऊर्जा से विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों से दोहन की ओर बढ़ता जाए, और जो जीवाश्म ईंधन के स्वच्छता और विकल्प है, ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला हमारा आता है जल विद्युत। एक सेकंड पूरा आप देख लीजिएगा कहाँ तक आपको पढ़ना है। देखिए अगला हमारा क्या है, जल विद्युत, यानी कि जल से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसे समझिएगा। देखिए कहा जाता है जब जब विद्युत वर्तमान समय में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, और बहती हुई जल की गति को जो सो क्या किया जाता है, धीमा करके और उसे टरबाइन पर गिरा करके जो सो हमारा क्या बनाया जाता है, विद्युत बनाया जाता है, और विद्युत जो सो पूरा इस प्रकार से हमारे घरों तक जो सो सप्लाई किया जाता है। तो विद्युत किस प्रकार से बनता है ये आप जो सो समझ चुके होंगे। अब अगला हमारा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। समझिए गैर परंपरागत स्रोत समझिए, पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा सीमित है, और वर्तमान में इसका अनियोजित उपयोग एवं दोहन हो रहा है, और यदि इसी प्रकार उपयोग होता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे, और इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन की प्रयोग से पर्यावरण पर प्रदूषित हो जाएगा, और जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाने से हमारा जो ऊर्जा का एक मुख्य साधन रहेगा वह क्या हो जाएगा, खत्म हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत था। अब हमारा देखते हैं सौर ऊर्जा। देखिए कहा जाता है सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है, और सौर ऊर्जा विश्व के सभी क्षेत्रों में उत्पादन नहीं हो पाता है, और किंतु अफ्रीका और दक्षिण एशिया में पश्चिमी एशिया के देशों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें उपलब्ध हो रही है, और इसके कारण से वहाँ जो सो अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, सौर प्लेटें लगाकर जो सो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगला हमारा है भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसके जो सो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ सौर ऊर्जा को जो सो क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे अब अगला है पवन ऊर्जा एक ऐसा अक्षय अथवा अनवीकरणीय स्रोत है जिन क्षेत्रों में पवन प्रबल एवं लगातार चलती रहती है, और पवन चक्की लग रही ऊर्जा उत्पादन की जाती है, और इसे आदर्श स्थिति मरुस्थलीय या समुद्री तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। और नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और ये सब जो सो क्या बोल सकते हैं, वो पवन ऊर्जा का जो सो मुख्य देश हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में जो सो वहाँ से ये पवन ऊर्जा जो सो बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है, और वहाँ बनता है, और उससे जो सो विद्युत ऊर्जा हमें कन्वर्ट करके हमारे घरों तक आता है, और वहीं उन्हीं राज्यों में भेजा जाता है, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ता है, ये आप समझ लीजिएगा। अब अगला
हमारा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अणु के नाभिक में निहित होती है और इस संसार में कुछ ऐसे धातु है जिसके नाभिक में असीमित शक्ति छिपी रहती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। इन पदार्थों में विखंडन में नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय रिएक्टर में टरबाइन की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। और परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम का विश्व निक्षेपण है और झारखंड में पूर्वी सिंहभूम स्थित जादूगोड़ा में और यूरेनियम का भंडार पाया जाता है और वहाँ से जो सो क्या किया जाता है, वहाँ से बनाया भी जाता है यूरेनियम से विद्युत ऊर्जा। अब अगला हमारा भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी के प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और कभी कभी ऊर्जा भू स्थल पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो जाती है और इस शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जाता है और वर्ष से भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, नहाने और ऊष्मा प्रदान करने में किया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा अगर उपयोग देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान और जो सो नीदरलैंड आदि में जो सो पाया जाता है और वहाँ जो सो भूतापीय ऊर्जा को बहुत अधिक मात्रा में अन्य ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भी विद्युत उत्पादन का स्रोत है। इसमें ज्वार भट्टा का ऊर्जा को बिजली में बदल देती है और ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के मुख्य तरीके हैं ज्वारीय बाजार, जिसमें चक्कियाँ ज्वारीय बाजार में नदी के मुहाने पर एक बाजार में जो सो रहता है। और विश्व ऊर्जा संयंत्र, विश्व में कितने सारे ऊर्जा जो सो उपयोग किए जा रहे हैं आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं। पूरा ऊर्जा ही ऊर्जा है। अब हमारा अगला है बायोगैस। समझिएगा, कहा जाता है वह गैस का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक संग्रह और जीव जंतु को अवशोषित गोबर, यानी कि जो हमें गोबर से गैस बना जाता है वो हमारा भी जो सो क्या है, बायोगैस है। और इस प्रकार से हमारा जो ऊर्जा वाले चैप्टर है यह चैप्टर जो सो समाप्त होता है। और अगर कहीं भी इस अध्याय में अगर आपको दिक्कत आया होगा तब आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह अध्याय जो सो समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।